गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय के अंतर्गत जो अध्याय 10 चल रहा है, इस अध्याय में ऊष्मा एवं तापमान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज ऊष्मा एवं तापमान का ये 5वां लेक्चर है। तो इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें ऊष्मा की परिभाषा, ऊष्मा के मात्रक और अन्य चीज़ें ऊष्मा के बारे में बताई गई थी, जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये सारी बातें बताई गई थी। इससे पहले वाली क्लास में हमने ऊष्मा के कारण प्रसार को देखा। ऊष्मा के कारण प्रसार का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऊष्मा देने पर एक्सपैंड करती हैं, मतलब उनमें वृद्धि हो जाती है। तो हमने जो है मुख्य रूप से ऊष्मा के कारण जो ठोसों में, मतलब जो सॉलिड वस्तुएं होती हैं, जो ठोस आकार की होती हैं, उसमें जो प्रसार होता है वो हमने पढ़ा था। तो ठोसों में जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार का बताया गया था कि रेखीय प्रसार, जिसको अनुदैर्ध्य प्रसार भी कहा जाता था। दूसरा था क्षेत्रीय प्रसार, मतलब जिसके कारण क्षेत्रफल में परिवर्तन होता था। और तीसरा था आयतन प्रसार, मतलब जिसके कारण ठोस के आयतन में परिवर्तन हो जाता था ऊष्मा के कारण। तो ये 3 प्रसार थे। इन तीनों प्रसारों के लिए एक गुणांक था। तो रेखीय प्रसार के लिए जो गुणांक था उसको हम रेखीय प्रसार गुणांक, और उसको अल्फा से प्रदर्शित किया जाता था। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से प्रदर्शित किया जाता था, और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से प्रदर्शित किया जाता था। तो अल्फा, बीटा और गामा का मान भी हमने निकालना सिखाया था कि अल्फा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर क्या होता है, गामा बराबर क्या होता है। कल की क्लास में हमने आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई कि अल्फ़ा, बीटा और गामा का जो अनुपात होता है वो 1:2:3 का होता है। और ITI में जो परीक्षाएं होती हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, तो उसमें ये प्रश्न बहुत प्रमुखता से पूछे जाते हैं कि अल्फ़ा संबंधी बीटा संबंधी गामा बराबर क्या होगा। तो ये अगर आपको अनुपात पता होना चाहिए, जो हमने कल पढ़ा था। आज हम ऊष्मा के कारण जो गैसों में प्रसार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है गैसों का ऊष्मीय प्रसार। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो इसको देखिएगा, गैसों के ऊष्मीय प्रसार से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं जो निम्न हैं। मतलब कि गैसों में जो ऊष्मीय प्रसार होता है, गैसों में ऊष्मा के कारण जो प्रसार होता है उसके कुछ नियम दिए गए हैं। और उन नियमों में पहला नियम जो है बॉयल का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बॉयल का नियम क्या है। तो बॉयल के नियम के बारे में बस आपको एक चीज़ जानना है। देखिए, एक गैस होती है ना, तो गैस का एक दाब होता है, एक आयतन होता है, एक ताप होता है। गैस के बारे में 3 चीज़ें आपको जाननी होती हैं कि गैस अगर है तो वो उसमें एक प्रेशर होगा, और गैस है तो उसका एक आयतन होगा, और गैस है तो उसका एक तापमान भी होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको जाननी है। अब हम बॉयल के नियम की बात करते हैं कि बॉयल ने क्या बताया था। तो बॉयल का नियम ये था कि स्थिर ताप पर। अब देखिए, गैस में हमने आपको 3 चीज़ें बताई कि गैस की 3 चीज़ें आपको नोट करने के लिए होती हैं। उसमें गैस में आपका दाब भी होता है, मतलब प्रेशर होता है, प्रेशर को P से प्रदर्शित किया जाता है। गैस का आयतन भी होता है, जिसको आयतन को V से प्रदर्शित किया जाता है, और तापमान को कैपिटल T, मतलब परम ताप T से प्रदर्शित किया जाता है। तो बॉयल ने ये बताया कि स्थिर ताप पर, मतलब कि तापमान को अगर स्थिर कर दिया जाए तो किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो भी होगा इसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस बात का मतलब क्या है? अब जैसे ये बॉयल साहब ने ये बताया कि स्थिर ताप पर तापमान अगर स्थिर रहेगा तो जो गैस का आयतन है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि अगर दाब ज़्यादा होगा, ये देखिए हमने रिलेशन देखा है कि P व्युत्क्रमानुपाती V। ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह तभी बनता है, ये जो देख रहे हैं ना P 1/V, तो ये क्या बता रहा है कि P जो है मतलब प्रेशर अर्थात दबाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का सीधा मतलब ये है कि अगर दबाव बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। अब आप सोच कर देखिए कि अगर किसी गैस है, एक बर्तन में गैस भरी हुई है, अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे, मतलब उसको दबाएंगे, तो उसका आयतन कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। तो यही बॉयल ने बताया था कि प्रेशर जो है आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और किसी गैस का अगर आयतन बढ़ेगा तो उसका दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर सोचते हैं कि जैसे एक आपका मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारे में क्या भरा होता है? हवा।
हवा भी एक तरह से गैस है। तो जब गुब्बारा बंद है तो उसके अंदर क्या है, दबाव है, ज़्यादा दबाव है। अगर गुब्बारे के आयतन को आप कम करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुब्बारे की सतह पे दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर को देखिए कि अगर क्या नाम है, उसमें से गैस अगर निकलने लगेगी या गैस अगर निकल जाएगी तो क्या होगा, गैस का जो दबाव कम हो जाएगा और उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बायल ने ये बताया कि दाब जो होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो भी का गुणा अगर पी में कर दिया जाए तो पी भी बराबर एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। मतलब प्रेशर और आयतन जो है, आयतन का गुणनफल क्या होगा, नियत रहेगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी गैस पे तीन एटीएम का दबाव था, 3 वायुमंडलीय दबाव था, उसका आयतन क्या था, 2 लीटर था। तो 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका मतलब कि अगर प्रेशर आपने जो है 1 यूनिट कम कर दिया, अब 2 यूनिट का प्रेशर रह गया, मतलब 2 एटीएम का प्रेशर रह गया, तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आयतन कितना हो गया, अगर 3 हो जाएगा। यही आपका व्युत्क्रमानुपाती का नियम होता है। तो यहाँ पे P जो होता है गैस का परम दाब है तथा V आयतन है। तो परम दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, मतलब जो हम गेज से दाब मापते हैं वो गेज दाब होता है। अब वायुमंडलीय दाब होता कितना है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब देखिएगा वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं, तो ये कितना होता है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगला हमारा है बॉयल के नियम के बारे में आपको इतना याद रखना है कि पी भी बराबर कांस्टेंट होता है, या पी व्युत्क्रमानुपाती 1/v, इस तरह से आपको लिखना है कि बॉयल का नियम बस इतना ही है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जब बॉयल का नियम रहेगा तो तापमान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, मतलब तापमान को बदलना नहीं है। और तापमान नहीं बदलेगा तो क्या दो चीज़ें बदलेंगी, आयतन और दबाव केवल बदलेगा। तो अगर आयतन बढ़ेगा तो दबाव घटेगा, और आयतन कम होगा तो दबाव बढ़ेगा। अगर आयतन कम होगा तो दबाव क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा नियम है। फिर जो गैस का सेकंड नियम दिया गया है वो क्या है, चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ल्स ने एक नियम दिया कि स्थिर दाब पर, जैसे बायल ने नियम दिया तो उन्होंने स्थिर ताप कर दिया। अब गैस के लिए हमने 3 चीज़ें बताया था कि दाब होता है, ताप होता है और आयतन होता है। तो बायल ने क्या किया था, 3 चीज़ों में से एक चीज़ को स्थिर मान करके अपना नियम दिया। तो 3 चीज़ों में से उन्होंने क्या स्थिर कर दिया था, स्थिर ताप पर। तो जो हमारा 2 फैक्टर बच जा रहा था, 2 जो कंपोनेंट बच जा रहा था वो आयतन और दबाव था। अब चार्ल्स ने क्या किया, स्थिर दाब, अब दाब स्थिर कर दिया, तो अब क्या दो चीज़ बच गई, केवल आपका जो है आयतन और तापमान बच गया। तो देखिए चार्ल्स का नियम क्या है, स्थिर दाब पर मतलब प्रेशर क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुपाती होता है, मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर तापमान बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो आयतन घटेगा। तो भी अनुक्रमानुपाती टी मतलब परम ताप के समानुपाती होता है। तो आयतन जो है तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब यही होता है कि जब एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा, और जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अर्थात अगर आयतन बढ़ रहा है तो इसका मतलब तापमान क्या है, बढ़ेगा। तो ये आपका चार्ल्स का नियम था। चार्ल्स का नियम क्या बताया रहा था, भी समानुपाती टी, तो भी बराबर के टी, जहाँ पे के क्या ले लिया गया, कांस्टेंट ले लिया गया। तो भी आयतन है और टी क्या परमताप है। अब बायल और चार्ल्स के नियमों को मिला करके एक संयुक्त नियम बना लिया गया, एक कंबाइंड नियम बना लिया गया। तो बायल और चार्ल्स के नियम को मिला करके एक जो संयुक्त नियम बनाया गया, इसको हम कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। और इसके बारे में ये है कि बायल तथा चार्ल्स के नियमों से एक संयुक्त नियम गैस का नियम प्राप्त होता है। अब संयुक्त नियम क्या है, देखिएगा पहला हमने जो पढ़ा था कि P1 V1 समानुपाती था, और ये बताया गया था कि चार्ल्स के नियम से V1/T1, V1 और T1 क्या था, समानुपाती था। तो देखिए ये आपका जो P1 और V1 है ये बायल के नियम के अनुसार क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। लेकिन चार्ल्स के नियम के अनुसार अगर ये फिक्स है तो V1 और T1 क्या है, समानुपाती है। तो P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2।
तो ये कंबाइंड नियम बन गया कि P1 V1 बटे में T1 बराबर P2 V2 बटे में T2। तो ये कंबाइंड नियम तीनों फैक्टर पे काम करेगा, मतलब कि जब आपका दाब भी हो, जब आपका ताप भी हो, जब आपका आयतन भी हो। तो संयुक्त नियम में याद रखने की जरूरत है कि P1 V1 बटे में T1 बराबर P1 P2 V2 बटे में T2। जहाँ गैस की पूर्व स्थिति में मान ली कोई गैस थी जिसका पहले स्थिति में दाब, आयतन तथा तापमान क्रमशः P1 V1 T1 थे तथा परिवर्तन के बाद की स्थिति में P2 V2 T2 हैं, तब ये जो नियम है फॉलो करेगा, P1 V1 बटे में T1 बराबर P2 V2 बटे में T2। तो ये गैस का कंबाइंड नियम था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है कैलोरीमिति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमिति। देखिए इसमें क्या है कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित ऊष्मा के मापन को कैलोरीमिति कहते हैं। जैसे कि आपको पहले की क्लासेज में बताया गया था कि जब दो विभिन्न तापमान की वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनमें क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो अगर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा कितनी गई है और दूसरे वस्तु ने कितनी ऊष्मा ली है, इसी के मेजरमेंट को, इसी के मापन को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमिति बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित ऊष्मा के मापन को कैलोरीमिति कहते हैं। कैलोरीमिति की अनेक विधियां हैं, इसमें से मिश्रण की विधि जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अब देखिएगा इसमें क्या है कि जब भिन्न भिन्न तापमान पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं अथवा मिश्रित की जाती हैं, जब भिन्न भिन्न तापमान पर, मतलब दो वस्तुएं थी उनका तापमान अलग था, जब एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं तो मिश्रित की जाती हैं तो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का तापमान जो है समान न हो जाए। अर्थात आपने देखा होगा कि एक जगह पे गर्म पानी है, एक जगह पे ठंडा पानी है, जब दोनों को मिला देंगे तो गर्म पानी से ऊष्मा जो है ठंडे पानी की तरफ तब तक जाएगी जब तक कि दोनों पानी का तापमान बराबर न हो जाए। तो इसको अब कैसे मेजरमेंट किया जाता है, तो कैलोरीमिति के सिद्धांत से मेजर किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसमें संतुलन न हो जाए। उसमें संतुलन का मतलब क्या होता है कि सभी का ऊष्मा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सभी की ऊष्मा बराबर हो जाए, जब तक कि दोनों का ताप जो है समान न हो जाए। यदि इस प्रक्रिया में बाहर से किसी अन्य वस्तु से ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, यदि इस प्रक्रिया में बाहर से किसी अन्य वस्तु से ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा